महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। आपको उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष की जो आपको पद नियुक्ति गई है उसके लिए एक बार आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करने का मौका मिला है, क्या कहना चाहिए? पहले भी मैं ये जो मेरा ठाणे शहर जिला में अध्यक्ष का टर्म रहा हुआ है, इसके पहले मैं महाराष्ट्र प्रदेश में सचिव था माननीय जयप्रकाश ठाकुर जी के नेतृत्व में, और अब डॉक्टर संजय पांडे जी के नेतृत्व में दूसरा टर्म जो अभी वो उत्तर भारतीय मोर्चा को लीड कर रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश में, उनके साथ और उनके महामंत्री प्रद्युम्न शुक्ला जी के सानिध्य में मुझे अब फिर से तीसरी बार मौका मिल रहा है उत्तर भारतीय मोर्चा में काम करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ जितना भी मेरा समय है मैं उत्तर भारतीय के माध्यम से, उत्तर भारतीय मोर्चा के माध्यम से भाजपा का काम करते रहूँ। ये एक अच्छा माध्यम है जन तक पहुँचने का और अपनी सेवाएं देने का। इसके लिए मैं पार्टी का और उत्तर भारतीय मोर्चा का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि इसके पहले अपने प्रदेश स्तर पर आपने उत्तर भारतीयों की आवाज़ को अपने लोगों तक पहुंचाया, उसके बाद आपने ठाणे शहर अध्यक्ष के पद पे आपने काम किया। हर उत्तर भारतीयों की आवाज़ को उनके संघर्ष के लिए लड़ने के लिए आप जाने जाते हैं, उसको लेकर एक बार आपको फिर उस चीज़ का मौका मिला है ताकि आप उनकी आवाज़ को ऊपर के नेताओं तक आप उनको पहुँचा सकें। किसके बारे में? सही कह रहे हैं आप। मतलब जो हमारे उपेक्षित और वंचित वर्ग है उत्तर भारतीय समाज में, जो अपने आड़ी बस्ती में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला लगाते हैं और हॉकर का काम करते हैं, हमाली का काम करते हैं, दैनंदिन में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब राशन से लेके उनको स्वास्थ्य का या उनके शिक्षा के लिए या उनको रोजगार के लिए, तो पार्टी के माध्यम से जो भी मौका मिलता है उस जगह पे उनको सेवा देने का प्रयास निरंतर चालू रहता है। और अब महाराष्ट्र प्रदेश में फिर से जो मुझे मौका मिला है, तो हम महाराष्ट्र में 36 जिलों को कुछ 72 जिलों में संगठन ने बांटा हुआ है। इसमें से करीब 55 जिलों में हमारा 60 जिलों में हमारा उत्तर भारतीय मोर्चा का संगठन बना हुआ है। और इस बने हुए संगठन में का एक भाग होने के बाद में इसको कैसे अधिक से अधिक गति देकर, चालना देकर हम लोगों तक पहुंचकर उनकी भावनाओं को वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाकर और उनकी जो आवश्यकता है उनका कैसा निवारण हो सकता है। केंद्र में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पे हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इनका सशक्त और एकदम समर्थ नेतृत्व हमको मिल रहा है। इनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और जैसा कि देखा जा रहा है कि सर अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी जिस तरह जोरों शोरों में चालू है और उसी तरह उत्तर भारतीयों को जिस तरह पद नियुक्ति की जा रही है, देखा जाता है अक्सर कि जब चुनाव आते हैं तब तक उत्तर भारतीयों को और देखा जाता है, उनको और झुकाव किया जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सही है, उत्तर भारतीयों की जनसंख्या अधिक है और राजनीतिक रूप से सजग समाज है और उसके लिए अपना नुकसान करके भी वो अपनी राजनीतिक भूमिका को रखता है, स्पष्टता से रखता है, दृढ़ता से रखता है। और उनकी इस राजनीतिक समझ का भाजपा के प्रति जो उनका रुझान है, जो उनका समर्पण है, और जिस तरीके से अभी अयोध्या में राम मंदिर हो रहा है, जिस तरीके से भारत का गौरव बढ़ा, इस सब का भले गरीब हैं लेकिन इन सारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो पूरे समर्पित होकर भाजपा के लिए काम करते हैं। जन तक, अपने भाइयों तक भी अगर उनको आपस में भी अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो लोग संगठित होकर अपने पास आते हैं, बहुत आशा से आते हैं। और हमारा जो नेतृत्व है, थाना का भी जो नेतृत्व है, हमारे अध्यक्ष श्रीमान संजय वागुले जी समर्थ नेतृत्व है और घर घर तक, जन तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाकर उनको, उनके जो हमारा ये है मूल वाक्य है अंत्योदय, जो एक बुनियादी हमारा सिद्धांत है
कि गरीब से गरीब अंत छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति को भी उसका केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी से जो तो हो ही रहा है, साथ ही साथ और भी सारी आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, कई सारी ऐसी योजनाएं उनको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि आपकी ओर जिस तरह उत्तर भारतीयों का झुकाव है, जिस तरह के उत्तर भारतीयों के एक आदर्श नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, तो क्या आपके माध्यम से जिस तरह से उत्तर भारतीयों को ये शोषण हो रहा है, तो क्या आपके माध्यम से उनको न्याय मिलने की कोशिश? बिल्कुल, वो तो हमारा निरंतर प्रयास रहता ही है। ये तो अच्छा है कि भाजपा और शिवसेना की जो युति में अभी के राज्य में सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पे भी कॉरपोरेशन में भी समझ लीजिए एक तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार है, और इसमें उत्तर भारतीयों के साथ बहुत न्याय भी हो रहा है, उनका काम भी हो रहा है, और पूरी ताकत से इस ट्रिपल इंजन की सरकार के पीछे उत्तर भारतीय समाज खड़ा है। और सर, अभी जैसे देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले की घटना है, ठाणे शहर में एक लिटिल फ्लावर जैसे कॉन्वेंट स्कूल में कुछ बच्चों के साथ उनको फीस का लेके या फिर और कोई मुद्दे को लेकर जिस तरह से उन्हें परीक्षा से उन्हें वंचित किया गया, इस मुद्दे को आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा बहुत, और ये कथा व्यथा जो मिशनरी की जो स्कूल्स हैं, इसका कोई नई बात नहीं है। वहाँ पे हिंदू धर्म अपने त्योहारों को मनाने के लिए रोका जाता है, बच्चियों को बिंदी लगा के जाने के लिए रोका जाता है। ये लोगों को सरकार से ग्रांट और रिकग्निशन मिलने के बावजूद ये लोग अपनी विचारधारा को जो उनके संस्था में पढ़ने के लिए आए हुए बच्चे हैं, उनको उनके मूल धर्म और मूल उनकी संस्कृति और सभ्यता और भाषा को दबाकर अपनी भाषा और अपना विचार उनके ऊपर थोपने का एक बहुत ही कुत्सित प्रयास होता है। यह नया बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कितने सारे ऐसे आड़ी बस्ती में, स्लम में स्कूल्स खुले हुए हैं जिनके पास सारे साधन संसाधन नहीं है, लेकिन वो लोग कम से कम पैसे में, यहाँ तक कि गणवेश, किताब, जूते और बैग, उनको कंपास, सारा कुछ देकर बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्कूल हैं। लेकिन वो इन मिशनरियों का क्यों कंपटीशन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों का जो शासन हमारे देश में था, उस समय पे जो पूरे संसाधन पे, ज़मीन पे कब्जा करके ये लोगों ने एक विशिष्ट वर्ग को वो सारी ज़मीनें दे दी, उनको उनका स्कूल बनाने के लिए मोहलत दे दी। और पिछले जो 70 साल का जो शासन रहा हुआ, उसके अंदर भी उनके स्कूल के जो संस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास किया गया। अगर आपका स्कूल माइनॉरिटी के अंदर है तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। मैं तो कुछ ऐसे स्कूलों को जानता हूँ जो मेजॉरिटी वर्ग के थे, लेकिन सिर्फ वो ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे थे, अपने स्कूल के चलाने का खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। कलवा वागोबा नगर का आपको उदाहरण दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 70 साल तक ऐसा शिक्षा का जो पॉलिसी ऐसी रही हुई है कि माइनॉरिटी वर्ग से है तो उनको स्कूल चलाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, और अगर मेजॉरिटी वर्ग का वही आदमी अगर कोई स्कूल चलाता है तो उसको इतने सारे बंधन हैं कि वो स्कूल ब्रेक इवन कभी हो ही नहीं सकेगा। और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए जो इतना बड़ा निधि लगता है, इसमें या तो प्राइवेट स्कूल कामयाब हो सकते हैं या तो ये मिशनरी स्कूल कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों साल हमारे ऊपर सत्ता करके इन्होंने सारे संसाधन पे कब्जा कर रखा है। और इसके पहले के 70 साल जो सरकार चली है वो भी मानसिक रूप से इनके पूरे समर्थन में थी, हिंदू सनातन धर्म भारतीयता के विरुद्ध थी। तो आज जो एक मेजॉरिटी वर्ग जो गरीब है लेकिन जो अपने जागरूक है, अपने संस्कृति के, अपने त्योहारों की, अपने भाषा के लिए जो जागरूक है, तो वो अपने छोटे छोटे स्कूल चला रहा है। अभी पिछले सरकार का नियम मैं बता रहा हूँ कि जिसके पास ज़मीन 7/12 नहीं है उनको स्कूल चलाने का मान्यता नहीं मिल रहा है, स्कूलें बंद हो रही हैं, तो घुमा फिरा के फिर सब इनके हवाले कर देते हैं, चले जाते हैं बच्चे। और बच्चों को, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, अगर पालक अगर उनकी फ़ी नहीं भर रहा है तो आपको पालक को बुलाओ, पालक को दंडित करो, पालक को लेटर भेजो, पालक को नोटिस भेजो,
पालक को बुलाओ, पेरेंट्स और टीचर्स एसोसिएशन के अंदर मीटिंग में बुला के उनको उनसे उनकी क्या तकलीफ है, दुख दर्द है, उसको समझो। चैरिटी के नाम पे इतने बड़े बड़े भूखंड और इतनी बड़ी बड़ी निधि ये लोगों को मिलती है, और ये लोग गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर वो नहीं दे पा रहा है अगर समय से फीस, और यहाँ पे भी क्या हो गया, फीस एक साथ उनको फीस चाहिए। क्यों एक साथ फीस चाहिए? जो गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, ठेला चलाने वाला आदमी जैसे तैसे अपने को बच्चे को पढ़ाना चाहता है कि जो शिक्षा सुविधा उसको नहीं मिली, वो कम से कम उसके बच्चों को वो संघर्ष का जीवन न जीना पड़े, एक अच्छा जीवन जी के एक अच्छा नागरिक बन सके। लेकिन ये लोग पूरा फीस एक साथ मांगना चाहते हैं। क्यों? और अगर पालक असमर्थ है तो बच्चों को शौचालय नहीं जाने देना। अब उनकी मातृभाषा अगर मराठी है या हिंदी है, अगर वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, बाकी समाज में व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए तो मराठी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा ना, हिंदी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा ना। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में वो पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या उसका हिंदी मराठी नहीं बात कर सकता है? वो हिंदी मराठी विषय नहीं है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसके ऊपर बहुत दिनों से अत्याचार बच्चों के ऊपर होता है, लेकिन इसके ऊपर मिशनरी बॉडी की जो ताकत है वो इतने मजबूत है कि वो हर बार हर सरकार को दबा देती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चों के तरफ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनकी सुरक्षा के लिए, इनके सम्मान के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हर पग पे सबको खड़ा रहना चाहिए, और हम तो है ही हैं खड़े। जैसा कि देखा जाए तो जिस तरह से अभी कॉन्वेंट स्कूल इन सब चीज़ों का बच्चों का जिस तरह फीस हाई फीस लेके जैसे उनका फायदा उठा रहे, तो क्या सरकारी स्कूलों में इस तरह की सारी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिस तरह लोगों का झुकाव सरकार की स्कूल की तरफ होना चाहिए, ताकि उन स्कूलों को जरा कहीं ना कहीं कोई सबक मिल सके? क्या है, देखिए मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट बात बताना चाहूँगा कि सरकारी जो व्यवस्था है ना, ये अभी तक तो ऐसा था कि पढ़ाने से ज़्यादा नौकरी दिलाने का एक साधन है। वहाँ पे मेरिट पे तो बहुत कम होता है, तो वहाँ पे मतलब नौकरी दिलाने के लिए एक संस्था बना, पढ़ाने के लिए नहीं बनाएंगे। मैं सबको नहीं लूँगा इसमें। कराड़ में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, मराठी मीडियम का स्कूल है, उसके अंदर एडमिशन के लिए 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोग लाइन में खड़े रहते, सवेरे 2-2 दिन तक लाइन में खड़े रहते कि वो सरकारी स्कूल में उनको एडमिशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल अभी सिर्फ एक नौकरी पाने का माध्यम है। संस्थाएं भी चलाई जा रही हैं, उसमें अपने परिवार के, अपने लोगों को उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दिलाया जा सकता है, इसके लिए एक माध्यम बन गया है। तो इसके लिए शासन को जो SOP लाना चाहिए वो करना चाहिए। अभी मोदी जी नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए हैं, इतना मजबूत, इतना सुंदर पॉलिसी है। लेकिन अब जो पुराने शिक्षक है जो अपना आरक्षित हो गए हैं, मतलब अपना परमानेंट हो गए हैं, वो उसके साथ ताल में ताल मिला के चलेंगे क्या? परसों मैं एक स्कूल के जनरल बॉडी मीटिंग में था, मुझसे पूछा गया कि भैया प्रिंसिपल किसको बनाना चाहिए, तो मैंने खुल के कहा कि भैया जो कंप्यूटर लिटरेट है, जो आपके यहाँ पे आज सबसे निपुण व्यक्ति है, उसको आप स्कूल का प्रिंसिपल बनाइए। लेकिन राजनीति ऐसी हावी है कि जो सबसे सीनियर है उनको कंप्यूटर पे भी कुछ नहीं आता, मतलब वो बच्चों से भी बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि आज बच्चे मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आगे निकल चुके हैं। और उसको उस टेक्नोलॉजी को ताल में ताल मिला करके, मैं शिक्षक भी वयस्क हैं, मतलब बहुत सीनियर हो चुके हैं, मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि उसमें ये कर पाएंगे, लेकिन प्रयत्न होना चाहिए। कम से कम जो संस्थाएं हैं उनको बच्चों के भविष्य को सबसे ज़्यादा महत्व, प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी नौकरी दिलाना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, संस्था चलनी चाहिए, सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है बच्चों का भविष्य, और उसमें भारत का संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्म, सभ्यता, मान्यता। हमारे देव देवता का बिंदी लगा के जाने पे अगर बच्चियों को आप हरकत लगाते तो बोलो रक्षा पहन के जाने के बाद में काट देते स्कूल में। ये कौन सा सिस्टम है? ये सरकार का सारा निधि आप ले रहे हैं, ये तो बहुत ही गंभीर विषय आपने इसमें ले लिया, इसलिए मुझे बोलने का मौका मिला। लेकिन मेरे ये स्फूर्त उद्गार हैं और
मैं चाहता हूँ इसके अंदर मजबूती से कोई कार्य होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से 22 जनवरी को लेकर राम मंदिर को लेकर जिस तरह पूरे देश में एक उत्साह जैसा दिखाई दे रहा है, पूरी खुशियां मनाई जा रही, दिवाली जैसा माहौल है, तो वहीं शंकराचार्यों का उस उद्घाटन को लेकर विरोध भी है। उनका कहना है कि यह एक धर्म के उद्घाटन नहीं, यह एक भाजपा राजनीति कार्यक्रम के तहत। देखिए, जब श्री राम टाट में थे तब प्राणों की आहुति से लेके न्यायालय में संघर्ष किसने किया? संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने किया। प्रमुख विपक्षी पार्टी आज की तारीख में जो उस समय सत्ता में थी, कांग्रेस ने क्या किया? हर पग पे रोड़ा अटकाने का काम किया। न्यायालय में भी ये निर्णय को कितना देर टाला जा सके इसके लिए उन्होंने खुल के कहा। बड़े बड़े वकील लगा दिए, श्री राम का मंदिर नहीं होना चाहिए, राम जन्मभूमि में राम को नहीं मिलनी चाहिए। आज उसी प्रामाणिकता से, उसी धार्मिक विचार से अगर भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए जितने भी उनके सहकारी हैं, अगर वहाँ पे भव्य मंदिर बना के श्री राम, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या गलत है? लेकिन जैसा अभी कल ही यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कहा है, राम का नाम लेते लेते हनुमान जी भगवान हैं और जो राम से दूर हुआ वो मारीच पशु के रूप में मारा गया। तो यही होने वाला है। अभी ये लोगों को समझ गया है कि हिंदू जाग उठा है। मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व से और धर्म के प्रति उनका जो अखंड विश्वास है, उसके समर्पण से पूरे हिंदुओं को जगा दिया है। और आज इस जागरण से विपक्षी, खास तौर पे कांग्रेस और जो माइनॉरिटी अपीजमेंट के बुनियाद पे राजनीति करने वाली जो पार्टी हैं, उनका वो अपना संतुलन खो चुकी हैं, पगला गए हैं, बौरा गए हैं, आओ बक रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के न जाने के, कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के न जाने के, मना करने के बावजूद उनके पार्टी के जो प्रदेश के प्रांत के जो नेतृत्व करने वाले हैं, वो धड़ल्ले से जाके दर्शन कर रहे हैं। जब वो जाके दर्शन करने लगे तब ये लोगों ने उनको परमिशन दिया कि ठीक है, जिसको अपनी धार्मिक भावनाओं के हिसाब से जाना है तो जाओ। तो क्या है, अब ये जो हिंदू जागा है, अब इसको रोकना इनके बस की बात नहीं है। मैं फिर से आह्वान करूंगा, जो दबाव में, प्रभाव में, लालच में, डर से जो लोगों ने अपने भारत की जो असली विचारधारा को छोड़कर गलत राह पे चले गए हैं, उनको एक बार विचार करना चाहिए और अपने घर लौटने का पूरा प्रयास करना चाहिए। 22 जनवरी को जिस तरह तैयारी चालू है, उसको लेकर आप लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? हमारे पार्टी का आदेश है कि मंदिर केंद्रित धार्मिक कार्यक्रम किया जाए। जो भी आपकी क्षमता है, आपके निकट में जो भी मंदिर है, हम तो यहाँ पे 21 तारीख को सवेरे 6:30 बजे से लेके 6 बजे से लेके 22 तारीख को 7 बजे तक पूरा अखंड रामायण पाठ करा रहे हैं हमारे क्षेत्र में, और हमारी पार्टी करा रही है, संघ के तरफ से हो रहा है। और बाकी 12:20 से कुछ 40 सेकंड का जो समय है, उस समय पे तो सीधा प्रसारण होगा। तो अपना पूरा समय देके उस प्रसारण में कैसे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका एक साक्षी बनिए। और उसके बाद में भी ये राम मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की जो विचार हैं, उनका जो जीवन जिस मर्यादा से वो जिए, वो घर घर तक, जन जन तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है उसको निरंतर करते रहना है। 22 तारीख के लिए तो विशेष तौर पे कहा गया है कि मंदिर केंद्रित भजन, कीर्तन, पाठ, हवन करिए। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और भी मुद्दों के लिए फिर एक बार जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।